दोस्तों, तो अब हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम बोलने वाले हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। अभी तक जो हमारे वेक्टर्स हैं वो हमारे होते हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या होते हैं? उसको हम अपने मर्जी से हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर, द टेल is fixed. और टेल को फिक्स करने पर दैट इंप्लाइज दैट वेक्टर कैन नॉट बी पैरेलली शिफ्टेड। उस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर द केस ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर, जो हमारा पैरेलल वेक्टर है और जो हमारा कोलिनियर वेक्टर है, बोथ आर नॉट द सेम थिंग। कोलिनियर वेक्टर तभी होगा अगर दोनों का टेल सेम हुआ, अदरवाइज पैरेलल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट इन दिस केस। ठीक है, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो होता है, जिसके रिगार्डिंग हम पूरा चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पूरा चर्चा लोकलाइज्ड वेक्टर का मैं कर रहा हूं। इसका मेन कारण है हमारे लिए फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। सो यहां पर मान लो O जो है वो हमारा ओरिजिन है, और ये ओरिजिन जो है दिस इज माय फिक्स्ड। अब यहां पर कोई एक पॉइंट है P। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ओरिजिन O पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, मान लो दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है, और दोनों पॉइंट को मैं देख रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये जो OP वेक्टर है, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू मी, एंड दिस वेक्टर, पॉइंट को यहां पे लेके आ जाओ, थोड़ा सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहां पर जो हमारा वेक्टर बनेगा, that will be the RQ vector. This is the position vector of Q with respect to me, यानी जो बंदे के रेस्पेक्ट में पोजीशन बन रहा है, वो बंदा एक फिक्स पॉइंट पे बैठा हुआ है, और वो अलग अलग पॉइंट्स का, या फिर मान लो हो सकता है P और Q जो है वो एक कोई सेम मूविंग पॉइंट का दो डिफरेंट लोकेशन है। कोई पार्टिकल हमारा कोई अजीबोगरीब तरीके से मूव कर रहा है, P और Q जो है वो कोई दो इंस्टेंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, R वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू O, एंड पोजीशन वेक्टर इज अ लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। ये हमारा फ्री वेक्टर नहीं है, हम इसको अपने मर्जी से हिला नहीं सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, राइट। सो अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे जो हम देखेंगे वो है इंटरनल सेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक लाइन है जिस पर दो पॉइंट है A और B। दिस इज माई ओरिजिन O. A has a position vector of R1 vector. इसको हम लोग लिखते इस तरीके से है,
and B has a position vector of R2 vector. ठीक है, इसको हम लोग लिखते इस तरीके से हैं. Now C is a point on AB. C is a point on AB that divides AB internally in the ratio A is to B. C जो है वो हमारा AB के ऊपर एक पॉइंट है जो हमारा AB को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो A is to B, यानी यहां पर हमारा लाई करता है पॉइंट C. ठीक है, ये वाला जो है वो है हमारा A, ये वाला जो है वो हमारा B है. यानी व्हाट आई मीन टू से इज AC is to CB is equals to A is to B. Find a position vector of C. We have to find the position vector of C. ठीक है. अच्छा, मान लो ये जो है वो हमारा है R वेक्टर. जो C का पोजीशन वेक्टर है वो मान लो है R वेक्टर. सो दोस्तों, जो हमारा AC वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? ये अगर R1 है, ये AC है, तो R1 प्लस AC इज R वेक्टर. R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. और सिमिलरली CB वेक्टर जो होगा, ध्यान देना, R वेक्टर प्लस CB वेक्टर इज R2 वेक्टर. तो CB वेक्टर होगा R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर. समझ में आया? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ AC vector and CB vector are obviously same. जो हमारा AC वेक्टर है और जो हमारा CB वेक्टर है, इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो तो हमारा डेफिनेटली सेम है. नाउ मोड ऑफ AC वेक्टर बाय मोड ऑफ CB वेक्टर जो है, that is given to be equals to A is to B. So what I can write is B into mod of AC vector is equals to A into अच्छा, ये वाला डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है, ये वाला डायरेक्शन क्या, उसको एन कैप ले लो. कोई यूनिट वेक्टर है यार, ठीक है. So B into AC vector n cap is equals to A into mod of BC n cap. Now this into n cap is nothing but AC vector. So what we have is B into AC vector will be A into CB vector. Yani what we can write is, now AC vector A into right. So मेरे पास क्या आ जाएगा? B R वेक्टर माइनस B R1 वेक्टर A R2 वेक्टर माइनस A इंटू R वेक्टर. तो अब उधर ले जाओ, A प्लस B इंटू R वेक्टर A R2 वेक्टर प्लस B R1 वेक्टर.
तो यहां से जो मैं लिख सकता हूं, जो हमारा आर वेक्टर आएगा दैट इज बी R1 वेक्टर प्लस A R2 वेक्टर बाई B प्लस A. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल सेक्शन. यानी अगर मुझे कोई एक पॉइंट मान लो मूव कर रहा है, 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम है, इंटरनली कोई एक पॉइंट है जो इसको A is to B पे डिवाइड करता है, तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर हमारे पास आएगा B R1 वेक्टर प्लस A R2 वेक्टर बाई B प्लस A. अच्छा, इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? जो हमारा क्या बोलते उसे, फॉर मिड पॉइंट A is equals to B, यानी 1:1 इंटरनल डिवीजन. तो इन दैट केस अगर हमारा मिड पॉइंट है तो जो हमारा आर वेक्टर आएगा, ए और बी अगर हमारा इक्वल है, 1:1 पे डिवाइड हो रहा है, तो आर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर. ठीक है. सो इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं और उसको याद भी रखेंगे हम लोग. मान लो हमारा ये ट्रायंगल जो है वो ये है. ठीक है. ABC इज अ ट्रायंगल. ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, B का है B वेक्टर, C का है C वेक्टर. तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर of centroid. Find the position vector of the centroid. ठीक है. अच्छा, सेंट्रॉइड निकालने के लिए सेंट्रॉइड का 2 प्रॉपर्टी जानना जरूरी है. ये हमारा कोई एक मीडियन है, तो ऑब्वियस सी बात है BD is to DC, ये हमारा 1:1 है. तो D का पोजीशन वेक्टर अगर मैं D बोलता हूं, ठीक है, सो जो हमारा D वेक्टर आएगा पोजीशन दैट विल बी B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2, क्योंकि ये तो हमारा मीडियन है, तो डेफिनेटली B और C का मिड पॉइंट के साथ ये जोड़ता है. ना सेंट्रॉइड के बारे में एक चीज हम डेफिनेटली जानते होंगे, जो हमारा सेंट्रॉइड होता है G, वो मीडियन को 2:1 पर डिवाइड करता है. जो हमारा सेंट्रॉइड होता है G, वो हमारा मीडियन को, यानी G डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो टू इज टू 1. ठीक है. AD को भी डिवाइड करेगा, सिमिलरली BE को भी डिवाइड करेगा, सिमिलरली CF को भी डिवाइड करेगा. तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम लोग अगर G वेक्टर बोलते हैं, दैट विल बी 2 into D वेक्टर प्लस 1 into A वेक्टर, क्योंकि 1 के ऑपोजिट ये है, बाई 2 प्लस 1. नाउ 2 into D वेक्टर में साफ साफ हमारा 2 खत्म हो जाएगा. तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड आएगा दैट इज G वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 3. ठीक है. ये पर्टिकुलर चीज हमें याद रखनी है. और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज भी हमें साथ में याद रखनी है. कंसीडर
टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, उसका जो चारों वर्टेक्स है सी और डी, फाइंड position vector of centroid. So now what about tetrahedron? What about tetrahedron? ठीक है, ये है हमारा बेस का ट्रायंगल. आई एम नॉट अ वेरी गुड, तो इस पे क्या है, ये हमारा ABCD है, ये वाला है A, ये है B, ये है C, ये है D. So ये BCD का जो अगर सेंट्रॉइड को मैं G डैश बोलता हूं, ये जो BCD ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल BCD इज G डैश, और जो हमारा टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड है, जो हमारा टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन is G. So in this case, AG is to G dash, we have to know is equals to 3:1. यानी G जो सेंट्रॉइड है वो हमारा वर्टेक्स से सेंट्रॉइड जॉइनिंग लाइन को 3:1 पर हमेशा इंटरनली डिवाइड करता है. दिस वी हैव टू रिमेंबर. ठीक है. नाउ BCD ट्रायंगल का हमारा जो पोजीशन वेक्टर्स है वो है B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ G डैश जो होगा that will be B plus C plus D by 3. एंड तो G का जो पोजीशन वेक्टर आएगा that will be equals to 3 into G dash vector plus 1 into A vector by 3 plus 1. So हमारे पास जो टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर आता है that comes out to be A plus B plus C plus D by 4. ये हमारा टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है. तो इंटरनल सेक्शन के बारे में जो थोड़ा बहुत चर्चा करने की जरूरत थी वो मैं यहां पर कर लिया हूं. अब एक्सटर्नल सेक्शन की ओर बढ़ते हैं एंड उसके साथ ही हम ये वाला पार्ट खत्म करेंगे. बाकी बस पोजीशन वेक्टर में हम ज्यादा कुछ नहीं जरूरत है, बट एक तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर के कॉन्सेप्ट हमें समझना है. अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फिक्स हो गया तो अब मैं पैरेलली ट्रांसफर जो है वो वेक्टर को मैं नहीं कर सकता हूं. तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड टेल वेक्टर और द लोकलाइज्ड वेक्टर. तो उसका जो एक स्पेशल केस है पोजीशन वेक्टर, उसके रिगार्डिंग हमें मिड पॉइंट का मालूम होना चाहिए, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का मालूम होना चाहिए, और जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है उसका सेंट्रॉइड का मालूम होना चाहिए. ये जो केसेस है वो हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है. तो दिस थिंग्स हैज टू बी रिमेंबर्ड. ओके दोस्तों, तो लास्ट चीज इसका एक्सटर्नल सेक्शन देख लेते हैं.
मेरा एक लाइन है जो ए बी को कनेक्ट कर रहा है। ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो है हमारा R1 वेक्टर, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा R2 वेक्टर, O इज द ओरिजिन। तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? तो मान लेता हूं सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R वेक्टर, तो वो निकालने का मैं ट्राई करता हूं। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड R1 वेक्टर प्लस AC वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस AC वेक्टर जो आएगा दैट इज R वेक्टर। R1 प्लस AC हेड टेल जॉइंट, तो AC वेक्टर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ध्यान दूं R2 वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये हमारे पास R वेक्टर आएगा, तो मेरे पास BC वेक्टर जो आएगा दैट इज R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। नाउ व्हाट वी हैव इज AC by BC इक्वल्स टू A by B। तो AC को तो मैं सिंपली लिख सकता हूं मॉड ऑफ AC वेक्टर, और BC को मैं सिंपली लिख सकता हूं मॉड ऑफ BC वेक्टर। नाउ डायरेक्शन of AC vector and BC vector are both same। मान लो ये डायरेक्शन जो है वो है हमारा n कैप। तो यहां से अगर हम ध्यान दें A into mod of BC vector will be equals to B into mod of AC vector। ये तो मैं लिख सकता हूं। तो दोनों तरफ अगर मैं n कैप से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो भी सेम होगा, A BC n कैप B AC n कैप। So what we have is A into BC vector is a B into AC vector that we are going to have. So A into BC vector, now BC vector हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हमने लिखे थे R vector minus R2 vector, B into R vector minus R2 vector। So A minus B into R vector is A R2 vector minus B R1 vector। तो सिंपली हमारे पास जो आ जाएगा R वेक्टर जो आएगा दैट विल बी A R2 वेक्टर माइनस B R1 वेक्टर बाई A माइनस B। So R vector will be A R2 vector minus B R1 vector by A minus B. So that will give me the position vector of point C। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो जो सर कहां पे प्लस लगाऊं कहां पे माइनस, फर्क नहीं पड़ता है, बट ऊपर जिसके साथ माइनस है नीचे भी उसके साथ ही माइनस होना चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात भी है वो, A कैन नॉट बी इक्वल्स टू B। A कैन नॉट बी इक्वल्स टू B, ऑब्वियस सी बात है। एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। सो उम्मीद रखता हूं ये चीज हम लोगों को यहां पर समझ में आ चुका है, राइट। सो दिस इज द एक्सटर्नल सेक्शन एंड विद दिस आवर सेक्शन फॉर्मूला इज कंप्लीटेड। इंटरनल और एक्सटर्नल चाहिए होता है हमें, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, और टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड का पोजीशन हमें याद चाहिए होता है। हमारे लिए केवल इतनी ही रिक्वायरमेंट है। ये वाला पार्ट यहां पे हम समाप्त करते हैं। बाकी लोकलाइज्ड वेक्टर के रिगार्डिंग राइट नाउ कोई खास बातचीत नहीं होंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे हम बात करेंगे। अभी फिजिक्स में कम से कम नेक्स्ट 5-6 चैप्टर तक
हमें कहीं पर भी लोकलाइज्ड वेक्टर की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं पड़ने वाली है, एक्सेप्ट द केस ऑफ द फर्स्ट टॉपिक काइनेमैटिक्स, वहां पे पोजीशन वेक्टर चाहिए होती है, बाकी और कहीं पर भी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके।